डेंगू शॉक सिंड्रोम, हम सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है। उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है और उससे आदमी कितना ज़्यादा बीमार हो सकता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे होता है? एक व्यक्ति जिसकी आयु 65 से 70 वर्ष के बीच है, कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, यानी कि कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, वो ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके उनका प्रेजेंटेशन होता है कि सांस लेने में 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है। यहाँ से वहाँ तक हम चल के चले जाते थे, अब यहाँ से वहाँ तक जाने में 2 बार रुकना पड़ रहा है और बीच में सांस फूल जाती है। पिछले 1 दिन से ज़्यादा फूलने लगी। अपना बेसिक काम, पॉटी जाना, बाथरूम जाना, खाना बनाना, वो भी हम नहीं कर पाए। उसके बाद फिर फैमिली ने नोटिस किया कि थोड़ा सा एजिटेशन हो गया, आदमी में थोड़ी एंग्जाइटी, चिड़चिड़ाहट हो गई और थोड़ा सा ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो गया, यानी कि वो इधर उधर की बातें करने लगे। ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन कम हो गया। इसका मतलब होता है कि आप किसी से पूछे बावजूद दिन है कि रात है, बावजूद तारीख कौन सी है, महीना कौन सा है, आप कहाँ हैं, किसके साथ आए हैं, इन सवालों का अगर आदमी सही जवाब ना दे सके तो कहा जाएगा कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जा रहे हैं। फिर हिस्ट्री लेने पे पता लगा कि 5-6 दिन से 7 दिन से बुखार आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। पता लगा कि लैट्रिन भी काली हुई, अर्थात लैट्रिन में खून आया, इसको मलीना कह देते हैं। कुछ दिमाग में आना चाहिए कि अगर लैट्रिन में खून आया इसका मतलब कहीं पे ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग क्यों हुई? एक कारण ब्लीडिंग होने का ये भी हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो गया हमारे मरीज़ के। उसके बाद पेशेंट को ये सारी कंप्लेंट्स ओवर 2 वीक्स थी कि 2 हफ्ते से सब तबीयत धीरे धीरे डाउन हो रही है। मरीज़ पहले लोकल अपना इलाज करते हैं और मेडिकल स्टोर से दवा ला करके खाते हैं, उनको कोई इलाज आराम नहीं होता। उसके बाद फिर जिला स्तरीय अस्पताल में जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी दवा वगैरह होती है, पर वहाँ समझ में आता है कि भाई तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और रूटीन इन्वेस्टिगेशन जब वहाँ होते हैं तो उसमें पता लगता है किडनी गड़बड़ाने लगी है, क्रिएटिनिन 2-2.5 के ऊपर हो गया है, प्लेटलेट 40,000 हो गए हैं। तो उसके बाद फिर उनको थोड़े से बड़े अस्पताल रेफ़र किया जाता है। वहाँ पे जांच में पता लगता है कि क्रिएटिनिन 4 क्रॉस कर गया है और प्लेटलेट काउंट जो पहले 43,000 थे अब 23,000 हो गए। उसकी अगली रीडिंग प्लेटलेट काउंट 15,000 हो गए। इस स्थिति में पेशेंट को फिर हायर सेंटर रेफ़र किया जाता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन हो सकता है किसी भी मरीज़ का जिसको सिर्फ एक मॉस्किटो बाइट हुई हो, मच्छर काटने से प्लेटलेट कम हुए और इस तरीके से मरीज़ प्रेजेंट करता है। अब हम अगर इस एक्सरे को फोकस करके ध्यान से देखें तो ये एक्सरे में पूरे राइट लंग में बहुत सारे छोटे छोटे कंसोलिडेशंस हैं, बहुत सारी ओपेसिटीज़ हैं। तो समझ में आता है कि इनको राइट साइडेड निमोनिया है और लेफ्ट साइडेड निमोनिया भी है। ट्रैकिया सेंट्रल है, कॉस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल दिख रहे हैं, कार्डियक शेडो दिख रही है हमको, एओर्टिक नकल कैल्सिफाइड है, पर खूब ख़राब एक्सरे है, लंग इनका हेल्दी नहीं है। अब इनकी डायग्नोसिस क्या बनती है? अब इनकी डायग्नोसिस बनती है, इनका प्रोकैल्सिटोनिन बहुत बढ़ जाता है, इनका टीएलसी डीएलसी बहुत बढ़ जाता है, इनका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है, इनका प्रोटीन एल्बुमिन कम हो जाता है, क्योंकि मलीना हुई लैट्रिन से खून आया तो इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। कुल मिलाकर के एक व्यक्ति जिसको प्रायः संभवतः एक मच्छर ने काटा और उसको डेंगू हुआ, वो इनिशियल करेक्ट ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट कर लेने की वजह से इस स्थिति में आ गए कि मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम में आ गए। अब इनकी डायग्नोसिस क्या बनी? पहली चीज़, क्योंकि प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ गया, 20 के ऊपर हो गया, 25 के ऊपर हो गया, टीएलसी डीएलसी बहुत बढ़ गया, न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए। पहली डायग्नोसिस बनी सेप्सिस, सेप्टिसीमिया। दूसरी डायग्नोसिस क्या बनी? क्योंकि हमने लंग में देखा कि खूब इन्फेक्शन है तो निमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डायग्नोसिस बनी। क्योंकि किडनी भी इन्वॉल्व हो गए, लिवर भी इन्वॉल्व हो गया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया, तो मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो गई। तो डायग्नोसिस बनी मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनी। इंसेफेलोपैथी की डायग्नोसिस बनी। एक्यूट किडनी इंजरी की डायग्नोसिस बनी, क्योंकि पहले तो कभी इनको किडनी का कोई रोग था नहीं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट थे नहीं, डायबिटीज़ के मरीज़ थे नहीं। जो भी हुआ इन 10-15 दिनों में क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया, तो एक्यूट किडनी डायग्नोसिस की डायग्नोसिस बनी, ना कि क्रोनिक किडनी डायग्नोसिस डिजीज़ की डायग्नोसिस बनी। बिलिरुबिन बढ़ घट गया, प्रोटीन कम ज़्यादा हो गया, एसजीओटी एसजीपीटी डिरेंज हो गया, तो इनकी डायग्नोसिस हेपेटिक डिस्फंक्शन की बनी। कोआगुलोपैथी की बनी। कोआगुलोपैथी इसलिए बनी क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, पीसीआईएनआर डिरेंज हो गया था।
और जीआई ब्लीड की बनी, क्योंकि हमने कहा कि भाई मलीना हो गया था और पॉटी से ब्लड आ रहा था। तो ये प्रेजेंटेशन हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो अगर हम इनिशियल लेवल पे उसकी सही डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। किसी भी आदमी का जो प्रेजेंटेशन है वो यूजुअल प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। भाई एक होता है खाली हमको बुखार आया, आपने चेक कराया, डेंगू NH1 पॉजिटिव आ गया, पर देखिए कि किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होकर के मरीज को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में क्या आया? अल्ट्रासाउंड में हिपैटोमेगैली मतलब लिवर एनलार्ज था, माइल्डली रेज्ड रीनल कॉर्टिकल शेडोज इन बोथ किडनीज, दोनों किडनीज में रेज शेडोज आई, एक किडनी में सिंपल सिस्ट आया, पेट में पानी आया, माइल्ड एसाइटिस, दोनों तरफ फेफड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी आया, माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन। तो इस तरीके का ये प्रेजेंटेशन हुआ। फिर क्योंकि लंग बहुत गड़बड़ था तो इनका ब्रोंको एल्वियोलर लवाज हुआ। ब्रोंको एल्वियोलर लवाज होकर के जो वहाँ से फ्लूइड निकला उसको टीबी की जांच के लिए भेजा गया, वो नेगेटिव आया तो टीबी रूल आउट हो गई। वो कैंसर की जांच के लिए भेजा गया, नेगेटिव आया तो कैंसर भी रूल आउट हो गया। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्टिव पैथोलॉजी में ये फिट हुए। इन्फेक्टिव पैथोलॉजी मतलब निमोनिया अगेंस्ट डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इनकी डायग्नोसिस बनी डेंगू शॉक सिंड्रोम प्रेजेंटेड विद मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम विद मलीना। तो ऐसे पेशेंट्स में हमको कई यूनिट्स प्लेटलेट देने पड़ते हैं, कई यूनिट्स पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देने पड़ते हैं और सारी वो दवाएं देनी पड़ती हैं जिससे जब तक मरीज का बोन मेरो सप्रेशन खत्म नहीं होता, जब तक मरीज का स्वतः प्लेटलेट बनना शुरू नहीं होता, तब तक हम उनके सारे पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज रखें। अगर हम उनके पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज नहीं रख पाएंगे तो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे, ब्लड की लीकिंग होने लगेगी, हेमरेजेस होने लगेंगे, बीपी डाउन हो जाएगा और मरीज और सिक हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों को हर डेंगू के मरीज को एक पैनी नज़र से देखना है, जिससे कि जो भी हमारा मरीज ज़्यादा सीरियस होने वाला है हम उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ सकें और उसकी जान को बचा सकें। धन्यवाद। समझ गए आप लोग? यस सर।